बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवा रहता था, जो बचपन से ही सवालों से भरा हुआ था। क्या ये दुनिया सच में वैसी है जैसी हम देखते हैं? क्या ईश्वर सचमुच है या बस हमारी कल्पना? क्या नैतिकता और न्याय वाकई कोई सच्चाई है या बस इंसानों की बनाई हुई धारणाएं? लोग अक्सर उसकी जिज्ञासा को पागलपन कहते, लेकिन आदित्य के भीतर कहीं न कहीं ये विश्वास था कि अगर वो इन सवालों के जवाब पा लेगा तो जिंदगी का असली रहस्य समझ जाएगा। एक दिन उसकी मुलाकात गांव में आए एक बूढ़े यात्री विहान से हुई, जो दूर दराज के इलाकों से होकर लौटा था और अपने साथ अजीब अजीब किताबें और ज्ञान लेकर आया था। उसने आदित्य को एक किताब दिखाई, द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, और कहा, ये किताब तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन पहले इसे एक कहानी की तरह समझना होगा, क्योंकि ये किताब सीधी बातें नहीं करती, ये सोचने पर मजबूर करती है। फिर विहान ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने एक नक्शा है जो पूरी तरह सही नहीं है। उसमें नदियों की दिशा उल्टी दिखाई गई है, पहाड़ों की ऊंचाई गलत है, लेकिन फिर भी तुम उस नक्शे की मदद से उस इलाके में पहुंच जाते हो जहां तुम्हें जाना है, तो क्या वो नक्शा बेकार है? आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं, क्योंकि उसने मुझे रास्ता तो दिखा दिया। विहान मुस्कुराया। यही तो इस किताब का सार है। जिंदगी में हम कई ऐसी बातों को मान लेते हैं जो सच नहीं होती, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे वे सच हों, क्योंकि वे हमें जीने का ढांचा देती हैं। इसके बाद आदित्य की यात्रा शुरू होती है, ज्ञान और आत्मखोज की एक लंबी यात्रा, जो उसे गांव से निकलकर शहरों, फिर विश्वविद्यालयों और आखिर में सभ्यता के केंद्रों तक ले जाती है। रास्ते में वो वैज्ञानिकों से मिलता है जो गणित के कल्पित संख्याओं यानी इमेजिनरी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो असल में होती नहीं, लेकिन बिना उनके विज्ञान अधूरा पड़ जाता है। वो धर्म गुरुओं से मिलता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, भले ही उन्हें मालूम है कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वो कानून बनाने वालों से मिलता है जो न्याय के आदर्श पर समाज का ढांचा खड़ा करते हैं, जबकि वे भी समझते हैं कि पूर्ण न्याय शायद कभी नहीं मिल सकता। हर जगह आदित्य एक ही पैटर्न देखता है। लोग सत्य की बजाय उपयोगिता को महत्व दे रहे हैं। आदित्य के मन में बार बार यह विचार आता है कि शायद मनुष्य सच्चाई का नहीं, बल्कि स्थिरता और व्यवस्था का प्राणी है। हम इस ब्रह्मांड की अनंत जटिलता को सरल बनाने के लिए कहानियां गढ़ते हैं और फिर उन कहानियों पर ऐसे जीते हैं जैसे वो परम सत्य हों। यही बात विज्ञान के सिद्धांतों पर लागू होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, जो बाद में आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से बदला, वो भी तो एक अस्थायी सच ही था, एक उपयोगी कल्पना। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वाइंडर का कहना क्या था। हम एक मानसिक नाटक में जी रहे हैं, जहाँ किरदार भी हमने गढ़े हैं और पटकथा भी, लेकिन मंच की हकीकत शायद हमसे परे है। कहानी आगे बढ़ती है तो आदित्य देखता है कि ये एज इफ का सिद्धांत सिर्फ दर्शन या विज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहराई तक उतरा हुआ है। जब एक किसान बीज बोता है तो वो मानकर चलता है कि बारिश होगी, जबकि उसे मालूम है कि प्रकृति अनिश्चित है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से वफादारी का वादा करता है तो वो ये जानते हुए भी करता है कि भविष्य अनजाना है। ये सब उसी एज इफ के दर्शन के छोटे छोटे रूप हैं। पर कहानी तब मोड़ लेती है जब आदित्य एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो हर चीज पर शक करता है, जो कहता है कि अगर कुछ भी सच नहीं तो किसी पर विश्वास क्यों किया जाए, नैतिकता क्यों मानी जाए, जीवन का उद्देश्य ही क्या है। ये व्यक्ति आदित्य से कहता है कि ये दर्शन तो निहिलिज्म की ओर ले जाएगा। आदित्य असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे विहान की बात याद आती है। वाइंगर ये नहीं कहता कि सच्चाई की तलाश छोड़ दो, वो बस कहता है कि कुछ धारणाओं की असत्यता जानकर भी उन्हें इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि वे हमें जीने लायक दुनिया देती हैं। अंत में आदित्य एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचता है जहां से वो पूरी दुनिया को देख सकता है, नदियां, शहर, खेत, मंदिर, प्रयोगशालाएं, और उसे एहसास होता है कि मानव सभ्यता की नींव ही इन काल्पनिक लेकिन उपयोगी धारणाओं पर टिकी है। अगर हम कल से तय कर लें कि न्याय, प्रेम, ईश्वर, नैतिकता, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नियम भी सिर्फ कल्पना है और उनका कोई मूल्य नहीं, तो समाज टूट जाएगा। इसलिए असली बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इन धारणाओं को उनकी असत्यता जानकर भी अपनाएं, जैसे वो सच हों, ताकि जीवन का खेल चलता रहे। इस एहसास के साथ आदित्य वापस अपने गांव लौटता है, लेकिन अब वो वही पुराना जिज्ञासु लड़का नहीं रहा। अब वो समझ चुका है कि जीवन का अर्थ ठोस सत्यों में नहीं, बल्कि उन कल्पनाओं में है जो हमें जीने की शक्ति देती हैं।
और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां वो जानता है कि हर सत्य अस्थायी है, हर विचार एक कहानी है, लेकिन इन कहानियों को मानना ही हमें इंसान बनाता है। बुक बीन में आपका स्वागत है। ये है वो जगह जहां किताबों की गहराइयों में छिपे अनमोल खजानों को सरल, रोचक और ज्ञानवर्धक अंदाज में आपके सामने लाया जाता है। यहाँ हम न सिर्फ किताबों की कहानियाँ और उनके विचार साझा करते हैं, बल्कि उन विचारों को आपकी ज़िंदगी से जोड़ते हैं, ताकि आप पढ़ने का असली आनंद ले सकें और किताबों से मिली सीख को अपनी सोच और सफ़र का हिस्सा बना सकें। चाहे वो दर्शन हो, मनोविज्ञान हो, सेल्फ हेल्प या प्रेरणादायक कहानियाँ हों, बुक बीन पर हर किताब एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। तो अगर आप भी किताबों से दोस्ती करना चाहते हैं और ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें और हमारी किताबों की महफिल का हिस्सा हमेशा बने रहें। एज इफ दर्शन का मूल विचार। हांस वाहिंगर का एज इफ दर्शन असल में एक गहरी दार्शनिक समझ है, जो हमें ये बताता है कि हम इंसान अपनी जिंदगी और ज्ञान की पूरी इमारत बहुत सी ऐसी धारणाओं और मान्यताओं पर खड़ी करते हैं जो पूरी तरह सच नहीं होती, बल्कि कई बार तो स्पष्ट रूप से झूठी या अप्रमाणित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें मानकर चलते हैं जैसे वे सच हों, क्योंकि ये मान्यताएं हमें जीवन जीने का एक ढांचा, सोचने का तरीका और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हांस वाहिंगर, जो 1852 में पैदा हुए और कांट के दर्शन से गहराई से प्रभावित थे, ने देखा कि इंसान की बुद्धि अक्सर ऐसी अवधारणाएं बनाती है जिनकी वास्तविकता संदिग्ध होती है, जैसे भगवान का अस्तित्व, आत्मा की अमरता, पूर्ण न्याय, स्वतंत्र इच्छा, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में एटम, बल, या यहाँ तक कि गणित की कल्पित संख्याएं। इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है या जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें न माने तो हमारा ज्ञान, विज्ञान, समाज और नैतिकता की पूरी इमारत ढह जाएगी। वाइहिंगर ने इसीलिए कहा कि इंसान कई बार ऐसे विचारों पर चलता है जिन्हें वे अंदर ही अंदर जानता है कि वे झूठे या काल्पनिक हैं, फिर भी वे ऐसे जीता है जैसे वे सत्य हों, क्योंकि यही व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। उदाहरण के लिए न्याय की अवधारणा को लीजिए। दुनिया में पूर्ण न्याय शायद असंभव है, फिर भी समाज को टिकाए रखने के लिए हम कानून और न्याय पर आधारित प्रणाली बनाते हैं, मानो सच में न्याय मौजूद हो और हर किसी को मिलेगा। या विज्ञान में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लीजिए। ये आज हम जानते हैं कि अधूरा है और आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने इसे सुधार दिया, पर सदियों तक इस अधूरे सिद्धांत ने विज्ञान को आगे बढ़ाया क्योंकि ये काम का था। ठीक वैसे ही धर्म में लोग भगवान या स्वर्ग नरक की अवधारणाओं पर विश्वास करते हैं, भले ही प्रमाण न हो, क्योंकि ये विश्वास उन्हें नैतिक आचरण और जीवन का उद्देश्य देता है। वाइहिंगर का कहना था कि मानव बुद्धि की सीमाएं हैं, हम वास्तविकता को कभी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी जीने और समाज चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ आधार चाहिए, और ये आधार कई बार तथ्यों से ज्यादा कल्पनाओं से आता है। इस दर्शन का असली मतलब हमारी जिंदगी में यही है कि हमें हर चीज के पूर्ण सच्चाई की तलाश में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कई बार असत्य या आधा सत्य विचार भी इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वे व्यवहारिक रूप से उपयोगी हैं, हमें मानसिक स्थिरता देते हैं और जीवन की जटिलता को सरल बनाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कल सूरज उगेगा। वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड का एक नियम है, पर अगर गहराई से सोचें कि ये भी एक प्रकार की मान्यता ही है, क्योंकि भविष्य की पूर्ण गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो ये तय हो, क्योंकि इसी भरोसे पर हमारी योजनाएं, हमारी खेती, हमारा पूरा जीवन चलता है। वाइहिंगर ने इस सोच को एज इफ नाम दिया, यानी हम मानते हैं कि कुछ बातें सच हैं जैसे वे सच हों, भले ही वे न हों। इस विचार का असली असर ये है कि ये हमें कट्टर सत्यवादिता या पूर्ण संदेहवाद दोनों से बचाता है। न तो ये कहता है कि हर चीज सच है, न ये कि कुछ भी सच नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है जहां हम कल्पनाओं की उपयोगिता को समझते हैं और उनका इस्तेमाल जीवन और समाज को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। हमारी जिंदगी में ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमें कई बार तथ्यों से ज्यादा उनकी उपयोगिता और उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर को देखना चाहिए। जैसे प्रेम में वफादारी के वादे, शिक्षा में आदर्शों की बातें, राजनीति में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत, ये सब पूरी तरह सच ना हो, पर इन पर विश्वास करके ही इंसान सभ्यता की इमारत खड़ी करता है। इसलिए वाहिंगर का एज इफ दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन को जीने लायक बनाने के लिए हमें कुछ धारणाओं को सच मानना पड़ता है, भले ही हम अंदर ही अंदर जानते हों कि वे अंतिम सत्य नहीं हैं, क्योंकि यही धारणाएं हमें उद्देश्य, दिशा और स्थिरता देती हैं, और इंसान की यही खासियत है कि वो कल्पनाओं पर भी दुनिया बना सकता है। कल्पना बनाम वास्तविकता।
मनुष्य का मस्तिष्क हमेशा से ही जटिलताओं को सरल बनाने की कोशिश करता आया है और यही वजह है कि हम कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को कई बार जानबूझकर धुंधला कर देते हैं। हम कई ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो सच नहीं होती, क्योंकि वे हमें मानसिक स्थिरता, जीवन में अर्थ और समाज में व्यवस्था प्रदान करती हैं। और यही वाहिंगर के एज इफ दर्शन की गहराई है। वे कहते हैं कि इंसान असलियत की सीमाओं को पहचान कर भी कुछ धारणाओं पर ऐसे जीता है जैसे वे सच हों, क्योंकि उनके बिना जीवन बिखर जाएगा। विज्ञान की दुनिया में देखें तो वैज्ञानिक जानते हैं कि उनके कई सिद्धांत वास्तविकता का अंतिम चित्र नहीं हैं, बल्कि वे केवल उपयोगी मॉडल हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सदियों तक सत्य माना गया, पर बाद में आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने दिखा दिया कि वो अधूरा था। फिर भी न्यूटन का सिद्धांत काम का था, क्योंकि उसने हमें ग्रहों की गति, इंजीनियरिंग और भौतिकी में असाधारण प्रगति करने में मदद की। गणित में कल्पित संख्याएं वास्तविकता में कहीं नहीं मिलती, पर बिना उनके आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी ये अवधारणाएं सच न होकर भी उपयोगी हैं, इसलिए हम इन्हें मानकर चलते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी यही बात दिखती है। ईश्वर का अस्तित्व, स्वर्ग, नरक, कर्मफल जैसी धारणाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर करोड़ों लोग इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये विश्वास उन्हें नैतिकता, मानसिक शांति और जीवन का उद्देश्य देता है। अगर लोग ये मान लें कि कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, तो समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए धर्म की ये अवधारणाएं वास्तविकता के बजाय सामाजिक और मानसिक स्थिरता की जरूरत पूरी करती हैं। समाज में भी हम कई आदर्शों पर विश्वास करते हैं, जैसे समानता, न्याय, मानवाधिकार, जो व्यवहार में पूरी तरह कभी साकार नहीं हो पाते, पर फिर भी हम इन्हें ऐसे मानते हैं मानो वे संभव हों, ताकि कानून और नैतिक व्यवस्था की नींव बनी रहे। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य समान हैं, ये एक आदर्श है। वास्तविकता में हर जगह असमानताएं हैं, फिर भी इस विचार ने लोकतंत्र, कानून और मानवाधिकार आंदोलनों को जन्म दिया। दरअसल कल्पना और वास्तविकता का ये खेल हमें बताता है कि इंसान को केवल तथ्य नहीं चाहिए, उसे कहानियां भी चाहिए जिन पर विश्वास करके वो जी सके। क्योंकि तथ्य हमें ज्ञान देते हैं, पर कल्पनाएं हमें अर्थ देती हैं। यही कारण है कि हम बच्चों को परियों की कहानियां सुनाते हैं, राष्ट्रों के लिए इतिहास के गौरवशाली अध्याय गढ़ते हैं, वैज्ञानिक अधूरी सच्चाइयों के सहारे नई खोजों की ओर बढ़ते हैं, और धर्म मनुष्य को अच्छाई बुराई के नैतिक ढांचे में बांधता है। वाइहिंगर का मानना था कि ये सब फिक्शंस हैं, ऐसी अवधारणाएं जो सच नहीं भी हो सकती, पर हम उन्हें सच मानकर चलते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच, संस्कृति और सभ्यता को सहारा देती हैं। उनके बिना न विज्ञान आगे बढ़ेगा, न समाज टिकेगा, न इंसान को जीने का कारण मिलेगा। इसलिए कल्पना बनाम वास्तविकता का ये संतुलन इंसानी प्रगति की कुंजी है। हम जानते हैं कि कई विश्वास झूठे हो सकते हैं, पर वे झूठे होते हुए भी उतने ही उपयोगी हैं, क्योंकि वे हमें मानसिक, नैतिक और सामाजिक ढांचा प्रदान करते हैं। और यही एज इफ दर्शन का सबसे अहम मैसेज है। वैज्ञानिक धारणाएं हंस वाहिंगा के आजिफ दर्शन का सबसे रोचक हिस्सा है, क्योंकि विज्ञान, जिसे हम अक्सर पूर्ण सत्य मानते हैं, वो भी कई बार ऐसे विचारों और मॉडलों पर आधारित होता है जो सच की अंतिम परिभाषा नहीं होती, बल्कि उपयोगी कल्पनाएं होती हैं जो हमें दुनिया को समझने और बदलने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लें। न्यूटन ने 17वीं सदी में कहा कि हर वस्तु एक दूसरे को गुरुत्व बल से खींचती है, और सदियों तक ये विज्ञान का अंतिम सच माना गया। इसी सिद्धांत पर आधुनिक इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव पड़ी। लेकिन 20वीं सदी में आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण असल में बल नहीं, बल्कि समय स्थान की वक्रता है। यानी न्यूटन का सिद्धांत सच का अंतिम रूप नहीं था, पर वो इतना उपयोगी था कि उसने मानव सभ्यता को विज्ञान और तकनीक में शताब्दियों तक आगे बढ़ाया। यही बात एटम की अवधारणा पर भी लागू होती है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम को पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण बताया। फिर वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल तक एटम को ठोस कण माना, पर आधुनिक भौतिकी ने खोजा कि एटम तो खुद प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों से बना है, और क्वांटम स्तर पर तो ये कण भी तरंग और कण दोनों की तरह बर्ताव करते हैं। यानी एटम की पारंपरिक तस्वीर भी एक तरह की फिक्शन थी, सत्य नहीं, पर उपयोगी जरूर थी, क्योंकि उसी ने रसायन विज्ञान, भौतिकी और आधुनिक तकनीक की नींव रखी। कल्पित संख्याएं इसका और भी चौंकाने वाला उदाहरण है। गणित में जब हमें ऐसे समीकरण मिले जिनका हल वास्तविक संख्याओं में नहीं था, तब गणितज्ञों ने काल्पनिक इकाई
आई परिभाषित की, जहां I² बराबर -1 है। ये संख्या वास्तविक दुनिया में कहीं नहीं दिखती, पर आज आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और यहाँ तक कि इंटरनेट के पीछे की तकनीक में इसका केंद्रीय योगदान है। यानी विज्ञान में कई बार हमें ऐसे मॉडल और सिद्धांत गढ़ने पड़ते हैं जो हकीकत का पूरा चित्र नहीं दिखाते, पर वो जटिल घटनाओं को सरल बनाने और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक जानते हैं कि हर मॉडल अस्थायी है। न्यूटन का सिद्धांत आइंस्टाइन से बदला, आइंस्टाइन को क्वांटम थ्योरी चुनौती देती रही और शायद भविष्य में नए सिद्धांत आएंगे, लेकिन ये अस्थायित्व ही विज्ञान की ताकत है, क्योंकि ये मॉडल सच के बजाय उपयोगिता पर आधारित होते हैं। वो हमें सटीक न सही पर पर्याप्त सटीक तस्वीर देते हैं ताकि हम प्रयोग कर सकें, तकनीक बना सकें और नई खोजों की ओर बढ़ सकें। इसलिए विज्ञान में मॉडल और सिद्धांत बनाने की जरूरत सिर्फ सच खोजने की नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और प्रगति की भी है। एक मॉडल गलत साबित हो सकता है, पर तब तक वो हमें दिशा देता है, डेटा को समझने का तरीका देता है और नई खोजों का आधार तैयार करता है। हांस वाहिंगर ने इसी को एज इफ कहा, हम मानते हैं कि ये सिद्धांत सच है जैसे वो सच हो, ताकि हम उस पर काम कर सकें, भले ही भविष्य में कोई और सिद्धांतों से बदल दे। इस तरह वैज्ञानिक धारणाएं हमें सिखाती हैं कि विज्ञान का मकसद अंतिम सत्य पकड़ना नहीं, बल्कि दुनिया की जटिलता को ऐसे ढांचे में ढालना है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, और यही उपयोगी कल्पनाएं मानव सभ्यता को निरंतर प्रगति की ओर ले जाती हैं। नैतिकता और न्याय का आधार। मानव सभ्यता में नैतिकता, न्याय और अधिकारों की जो गहरी नींव है, वो असल में एज इफ दर्शन की सोच पर ही टिकी है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी अवधारणाएं एक तरह की उपयोगी कल्पनाएं हैं। ऐसी धारणाएं जो शाब्दिक अर्थों में हमेशा सच नहीं होती, पर हम उन्हें मानकर चलते हैं जैसे वो पूर्ण सत्य हों, ताकि समाज में व्यवस्था, विश्वास और समानता बनी रहे। उदाहरण के लिए न्याय की अवधारणा लें। हम कहते हैं कि न्याय का मतलब सबके साथ समान व्यवहार और निष्पक्ष निर्णय है, पर वास्तविकता में हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की स्थिति, संसाधन और अवसर अलग अलग होते हैं। फिर भी समाज और कानून न्याय को ऐसे स्थापित करते हैं मानो ये सबके लिए समान रूप से लागू हो, क्योंकि अगर ये विश्वास न हो तो लोग व्यवस्था और कानून पर भरोसा ही नहीं करेंगे और समाज अराजकता में बदल जाएगा। इसी तरह मानव अधिकार की धारणा पर विचार करें। हम कहते हैं कि हर इंसान जन्म से समान अधिकारों के साथ पैदा होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि असमानताएं हमेशा रही हैं। कई बार ताकतवर ने कमजोर का शोषण किया। फिर भी आधुनिक समाज इस विचार को ऐसे मानता है जैसे ये पूर्ण सत्य हो, क्योंकि इसी विश्वास पर लोकतंत्र, कानून और न्याय की व्यवस्था टिकी है। असल में अधिकारों की ये धारणा भी एक तरह का सामाजिक फिक्शन है। हम जानते हैं कि प्रकृति में कोई जन्मजात अधिकार नहीं लिखे हैं। जंगल के कानून में ताकतवर ही हकदार होता है, पर सभ्य समाज ने इस सोच को बदलकर ये मान लिया कि हर इंसान को जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार है, और इसी विश्वास ने दास्ता के अंत, स्त्रियों के अधिकार और लोकतांत्रिक शासन जैसे बड़े बदलाव लाए। अब नैतिकता पर नजर डालें। सच, झूठ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य जैसी धारणाएं भी समय और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती हैं। एक दौर में जो नैतिक था वो आज अनैतिक माना जा सकता है। फिर भी हम नैतिकता के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों को ऐसे मानते हैं जैसे वो ईश्वर द्वारा तय किए गए अटल नियम हों, क्योंकि इनके बिना समाज में विश्वास और सहयोग संभव नहीं होता। धर्म ने लंबे समय तक नैतिकता को ईश्वर की आज्ञा मानकर प्रस्तुत किया, ताकि लोग ये सोचकर नियमों का पालन करें कि ऊपर कोई ताकतवर सत्ता है जो उन्हें देख रही है, भले ही ये ईश्वर का अस्तित्व साबित न हो सके। पर इस विश्वास ने समाज को नैतिकता के ढांचे में बांधे रखा। वाहिंगर का एज इफ दर्शन कहता है कि ये सभी अवधारणाएं, न्याय, अधिकार और नैतिकता, असलियत में ऐसे पूर्ण सत्य नहीं है जिन्हें हम प्रयोगशाला में साबित कर सकें, लेकिन सभ्यता ने इन्हें उपयोगी मानकर अपनाया, क्योंकि इनके बिना कोई भी सामाजिक ढांचा टिक ही नहीं सकता। कल्पना करें, अगर लोग ये मान लें कि ना तो न्याय जैसी कोई चीज है, न अधिकार, न नैतिकता, तो कानून, संविधान और समाज की पूरी संरचना ढह जाएगी। इसलिए हम इन धारणाओं को ऐसे जीते हैं जैसे वो अंतिम सत्य हो, ताकि मानव समाज में सहयोग, समानता और विश्वास बना रहे। आधुनिक लोकतंत्र, मानव अधिकार घोषणाएं, न्यायपालिका, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सब उसी आजिफ सोच पर आधारित हैं कि हम कुछ आदर्शों को सच मानते हैं, भले ही वो व्यवहार में पूरी तरह साकार ना हो पाएं, क्योंकि इन्हें मानना ही मानव प्रगति, शांति और सभ्यता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। धर्म और आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण। धर्म और आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण हंस वाहिंगर के एज इफ दर्शन के संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष या पुनर्जन्म जैसी धारणाएं वास्तव में ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों से परे हैं, पर मनुष्य इन्हें ऐसे मानता है मानो ये अंतिम सत्य हो,
क्योंकि ये अवधारणाएं उसे जीवन का अर्थ, नैतिक दिशा और मानसिक स्थिरता प्रदान करती हैं। वाहिंगर कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वो जटिल और अक्सर निरर्थक प्रतीत होने वाली वास्तविकता के बीच कुछ ऐसी मान्यताओं की खोज करता है जिन पर विश्वास करके वो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सके। और यही कारण है कि ईश्वर और आत्मा जैसे विचार समय के साथ सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में विकसित हुए। अगर हम धार्मिक विश्वासों को देखें तो पाएंगे कि लोग अक्सर ये मानते हैं कि उनके जीवन के कर्मों का कोई उच्चतर उद्देश्य है, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जो न्याय करेगी, आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व किसी न किसी रूप में जारी रहता है। भले ही विज्ञान इन विचारों को प्रमाणित नहीं कर पाया, पर इन पर विश्वास करने से लोगों को मानसिक सुकून, भय से मुक्ति और नैतिकता का आधार मिलता है। उदाहरण के लिए अगर लोग ये मान ले कि न कोई ईश्वर है, न आत्मा, न कोई उच्चतर नैतिक व्यवस्था, तो जीवन उन्हें केवल एक जैविक संयोग जैसा लगेगा जिसमें न कोई अंतिम लक्ष्य है, न कोई न्याय की गारंटी। और ये सोच इंसान को निराशा, अराजकता और नैतिक शून्यवाद की ओर ले जा सकती है। इसलिए धर्म और आध्यात्मिकता में जो विश्वास है वे वास्तविकता से अधिक उपयोगिता पर आधारित हैं, यानी भले ही हम उन्हें साबित न कर सकें पर वे जीवन जीने के लिए सहारा देते हैं। यही वाहिंगर का एज इफ दर्शन है कि हम इन विचारों को ऐसे मानते हैं जैसे वे सत्य हों, ताकि जीवन में संतुलन, अनुशासन और उद्देश्य बना रहे। धर्म में ईश्वर की अवधारणा को देखें, चाहे वो एकेश्वरवाद हो या बहुदेववाद, ये विचार मनुष्य को नैतिकता और व्यवस्था में बांधने का काम करता है। अगर लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है और अच्छे बुरे कर्मों का फल देगा, तो वे गलत कामों से डरते हैं और सही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आध्यात्मिकता में आत्मा का विचार भी इसी तरह है। ये मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि कुछ उच्चतर है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, और यही सोच उसे जीवन में साहस, शांति और मोक्ष की तलाश के लिए प्रेरित करती है। पर वाहिंगर स्पष्ट करते हैं कि ये सब फिक्शंस हैं, ऐसी उपयोगी कल्पनाएं जो शायद वास्तविक न हों, पर मानव सभ्यता के मानसिक और नैतिक ढांचे को सहारा देती हैं। विश्वास और वास्तविकता के इस संतुलन को समझना जरूरी है। हम विज्ञान से तथ्य और प्रमाण लेते हैं, पर धर्म और आध्यात्मिकता से जीवन का अर्थ और उद्देश्य। दोनों में टकराव तब होता है जब हम विश्वास को विज्ञान की तरह अंतिम सत्य मानने लगते हैं, जबकि एज इफ दर्शन कहता है कि इन विचारों को हम जीवन के व्यावहारिक ढांचे के लिए माने, न कि अंतिम वैज्ञानिक वास्तविकता के रूप में। इस तरह धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व उसकी सत्यता में नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता में है। ये इंसान को दिशा, साहस और नैतिक आधार देता है, भले ही वो कल्पना की दुनिया में ही क्यों न हो। स्वतंत्र इच्छा और मानव व्यवहार। स्वतंत्र इच्छा और मानव व्यवहार पर हंस वाहिंगर के एज इफ दर्शन के संदर्भ में विचार करें तो ये समझना दिलचस्प है कि जब ब्रह्मांड के हर नियम कारण और परिणाम के सिद्धांत पर चलता है, जहां हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और उसके परिणाम अनिवार्य रूप से सामने आते हैं, तब भी मनुष्य स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की अवधारणा पर विश्वास करता है और अपने निर्णयों को अपनी स्वतंत्रता का परिणाम मानता है। जबकि वास्तविकता में आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान ये संकेत देते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय भी जैविक प्रक्रियाओं, आनुवांशिक प्रवृत्तियों और पर्यावरणीय प्रभावों से गहराई से प्रभावित होते हैं। फिर भी हम एज इफ यानी मानो हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, इस सोच के साथ जीते हैं, क्योंकि इसके बिना नैतिकता, जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवस्था का ढांचा ही ढह जाएगा। कल्पना कीजिए अगर लोग ये मान ले कि उनके सभी कर्म केवल पूर्व कारणों का परिणाम है और उनमें उनका कोई व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं है, तो न अपराध के लिए कोई दोष ठहराया जा सकता है, न अच्छे कर्म के लिए किसी की सराहना। समाज में कानून, नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा उपयोगी कल्पना है। हम मानते हैं कि हम अपने फैसलों के स्वामी हैं, ताकि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले सके और नैतिक ढांचा मजबूत रह सके। वाहिंगर का तर्क है कि ये एज इफ सोच हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय ले सकते हैं, भले ही विज्ञान कहे कि हमारे फैसले दिमाग की रासायनिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और कारण परिणाम की कड़ी से बंधे हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम मानते हैं कि उसने स्वतंत्र इच्छा से किया, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सोच समाज में कानून और न्याय की नींव है।
दूसरी ओर अच्छे कर्म करने वाले को भी स्वतंत्र इच्छा से प्रेरित मानकर ही सम्मान दिया जाता है, वरना सब कुछ केवल नियति या कारण परिणाम की देन मान लिया जाए तो न कोई नैतिक गौरव बचेगा, न अपराध का डर। यही कारण है कि दर्शन और मनोविज्ञान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र इच्छा का वैज्ञानिक प्रमाण भले ही कमजोर हो, पर उसकी उपयोगिता अपार है। ये हमें प्रयास करने, सपने देखने, लक्ष्य तय करने और अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा देता है। अगर लोग ये मान ले कि उनका जीवन पहले से तय है और वो कुछ भी बदल नहीं सकते, तो वे निष्क्रिय और निराश हो जाएंगे। इसलिए स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास हमें मानसिक ऊर्जा और नैतिक आधार देता है, भले ही ये एक प्रकार की उपयोगी कल्पना ही क्यों न हो। वाहिंगर का एज इफ दर्शन यही कहता है कि हम इन विचारों को ऐसे मानते हैं जैसे वे पूर्ण सत्य हों, क्योंकि इनके बिना जीवन की दिशा, जिम्मेदारी और नैतिकता सब बिखर जाएंगे। स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, भले ही ब्रह्मांड का नियम कुछ और ही क्यों न कहता हो। दर्शन और मनोविज्ञान का संबंध। दर्शन और मनोविज्ञान का संबंध हैंस वाइहिंगर की एज इफ दर्शन के संदर्भ में समझना हो तो हमें ये देखना होगा कि कैसे इस विचार ने न केवल दार्शनिक बहसों को प्रभावित किया, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान, खासकर एल्फ्रेड एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों की सोच को भी गहराई से आकार दिया। वाइहिंगर का मानना था कि मनुष्य अपने जीवन में कई ऐसे विश्वासों और विचारों पर निर्भर करता है जो वस्तुतः वास्तविक नहीं होते, पर उन्हें ऐसे माना जाता है जैसे वे सच हों, क्योंकि ये विश्वास मनुष्य को दिशा, उद्देश्य और प्रेरणा देते हैं। एडलर ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में ये दिखाया कि इंसान अक्सर हीनता की भावना से जूझता है और उससे उभरने के लिए वो जीवन में विभिन्न लक्ष्य गढ़ता है, जैसे सफलता, श्रेष्ठता या आत्मसिद्धि, जो भले ही पूरी तरह वास्तविक या प्राप्त करने योग्य न हो, पर उन पर विश्वास करके मनुष्य आगे बढ़ने की ऊर्जा पाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि वो भविष्य में एक आदर्श जीवन जी सकेगा, भले ही वास्तविकता में वो जीवन कभी वैसा न बन पाए, लेकिन ये विश्वास उसे मेहनत करने, संघर्ष झेलने और निराशा से उभरने की शक्ति देता है। यही एज इफ सोच है। मनोविज्ञान में ये भी देखा गया है कि मनुष्य की प्रेरणा का बड़ा हिस्सा कल्पना और भविष्य की उम्मीदों पर आधारित होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों का कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, और इसी सोच से हमारी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। अगर इंसान ये मान ले कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो अवसाद, निराशा और निष्क्रियता उसे घेर लेगी। इसलिए मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही ये विचार वास्तविक ना हो, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। एल्फ्रेड एडलर के अलावा विक्टर फ्रैंकल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी दिखाया कि जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश, भले ही वो कल्पना ही क्यों ना हो, मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में जीने की ताकत देती है। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी तो पूरी तरह इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य को जीने के लिए किसी न किसी क्यों की जरूरत होती है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ये मानव व्यवहार का एक गहरा सच उजागर करता है। हम केवल जैविक प्राणी नहीं हैं, बल्कि अर्थ निर्माण करने वाले प्राणी हैं। हम ऐसे विश्वास गढ़ते हैं जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, भले ही वो नियंत्रण आंशिक ही क्यों ना हो। मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी विधियां भी इसी विचार पर टिकी हैं। वे रोगी को नकारात्मक सोच को बदलकर ऐसी सकारात्मक सोच अपनाने को कहती हैं जो भले ही तुरंत सच ना हो, पर मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती है। ये एज इफ सोच का ही व्यावहारिक रूप है। संक्षेप में दर्शन और मनोविज्ञान कर ये मेल बताता है कि मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक दुनिया अक्सर कठोर वास्तविकता से अधिक उन कल्पनाओं और विश्वासों पर टिकी होती है जो उसे जीवन जीने का साहस देती है। और वाहिंगर का एज इफ दर्शन इस मानवीय प्रवृत्ति को न केवल पहचानता है, बल्कि इसे जीवन की दिशा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी मानता है। नियो कांटियन जड़ों। नियो कांटियन जड़ों के संदर्भ में हैंस वाइहिंगर के एज इफ दर्शन को समझने के लिए हमें पहले इमैनुअल कांट के दर्शन पर नजर डालनी होगी, क्योंकि वाइहिंगर का पूरा विचार कांट के उस गहरी अंतर्दृष्टि से प्रभावित था जिसमें उन्होंने वस्तु स्वयं में यानी थिंग इन इटसेल्फ और प्रतीतियों यानी फिनोमेना के बीच भेद स्थापित किया। कांट के अनुसार हम जिस दुनिया को अनुभव करते हैं वो वस्तुओं की वास्तविकता नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं का वो रूप है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क की संरचना के माध्यम से हमें दिखाई देता है। यानी हम केवल प्रतीतियों को जानते हैं, न कि वस्तु स्वयं में को, क्योंकि वस्तु स्वयं में हमारी संज्ञानात्मक सीमाओं से परे है।
ये विचार कांट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का केंद्र है और यही वो जगह है जहां से नियो कांटियन विचारधारा का जन्म हुआ, जिसने ये मान लिया कि हम वास्तविकता को कभी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, केवल उसकी अनुभवजन्य और बौद्धिक निर्माणों को ही समझ सकते हैं। हैंस वाहिंगर ने इसी विचार को और आगे बढ़ाया और कहा कि जब हमारी सारी समझ केवल प्रतीतियों पर आधारित है, तो जीवन जीने और ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें कई ऐसी अवधारणाओं और सिद्धांतों को मानना पड़ता है जो वास्तव में शायद कभी अस्तित्व में ना हो, पर हम उन्हें मानो एज इफ सच मानते हैं ताकि हम दुनिया को समझ सके और उसमें अर्थ पा सके। उदाहरण के लिए कांट के लिए समय, स्थान और कारणता ऐसे ही बौद्धिक ढांचे थे जिनके माध्यम से हम अनुभवों को व्यवस्थित करते हैं, जबकि वाइहिंगर ने यह दिखाया कि विज्ञान, नैतिकता, धर्म और समाज में भी हम लगातार काल्पनिक संरचनाएं गढ़ते हैं, जैसे परमाणु, आदर्श ज्ञान, ईश्वर, स्वतंत्र इच्छा, जो शायद वस्तु स्वयं में की सच्चाई का प्रतिनिधित्व न करते हों, पर हमें व्यावहारिक रूप से जीवन जीने में मदद करते हैं। न्यू कांटियन परंपरा में ज्ञान को केवल अनुभव पर आधारित न मानकर उसके बौद्धिक ढांचों और उपयोगी कल्पनाओं पर भी जोर दिया गया, और वाइहिंगर ने यही कहा कि ज्ञान और जीवन दोनों में हम अक्सर ऐसे विचारों का सहारा लेते हैं जो हमें दुनिया को समझने की सुविधा देते हैं, भले ही वो अंतिम वास्तविकता ना हो। कांट का वस्तु स्वयं में ये दर्शाता है कि सत्य हमारी पहुंच से बाहर है, और प्रतीतियां ये दिखाती हैं कि हम जो भी जानते हैं वो हमारे मानसिक और बौद्धिक ढांचों से छन कर आता है। वाइहिंगर ने इसी से प्रेरणा लेकर कहा कि जब सच्चाई हमें सीधे कभी नहीं मिल सकती, तब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए एज इफ की मानसिकता अपनाते हैं, मानो हमारे विचार और सिद्धांत सच हों, ताकि हम ज्ञान का निर्माण कर सके, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था बना सके और व्यक्तिगत जीवन में उद्देश्य और अर्थ पा सके। इस प्रकार नियो कांटियन जड़ों ने वाइहिंगर को ये बौद्धिक आधार दिया कि जीवन और ज्ञान दोनों ही व्यावहारिक कल्पनाओं पर आधारित है, न कि किसी अंतिम वस्तुगत सत्य पर, और यही एज इफ दर्शन का मूल है जो कांट की वस्तु स्वयं में और प्रतीतियों की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग। व्यवहारिक जीवन में एज इफ सोच का उपयोग आधुनिक समय में हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों को संभालने की कला और करियर की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हैंस वाहिंगर का ये दर्शन हमें सिखाता है कि कई बार हमें जीवन में ऐसे सिद्धांतों, विचारों और विश्वासों को अपनाना पड़ता है जो पूरी तरह से सच ना भी हों, परंतु वे हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा, स्पष्टता और साहस देते हैं। उदाहरण के लिए करियर की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये निश्चित रूप से नहीं जानता कि उसका चुना हुआ रास्ता अंत में सफलता की ओर ही जाएगा, फिर भी वो ये मानकर चलता है मानो उसकी मेहनत और लगन उसे शिखर तक पहुंचाएंगी। यही एज इफ सोच है जो उसे चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में भी ये दर्शन गहरा असर डालता है, क्योंकि हम किसी के भावनाओं, नियत और सच्चाई को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, पर हम ये मानकर रिश्ते निभाते हैं मानो विश्वास और प्यार स्थायी हैं, और यही मान्यता रिश्तों को मजबूत बनाती है। निर्णय लेने में एज इफ सोच हमें अनिश्चितताओं से जूझने की ताकत देती है, क्योंकि आधुनिक जीवन में 100% निश्चितता शायद ही कभी मिलती हो। बिजनेस का कोई आइडिया, नई टेक्नोलॉजी में निवेश या करियर बदलने का फैसला, ये सभी हम अक्सर इस धारणा के साथ लेते हैं मानो हमारी समझ और प्लानिंग सही साबित होंगी, और यही मानसिकता जोखिम लेने और नवाचार को संभव बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में भी ये सोच बेहद उपयोगी है, क्योंकि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों के बावजूद आशा और सकारात्मकता बनाए रखनी पड़ती है। हम ये मानकर चलते हैं मानो भविष्य बेहतर होगा, भले ही वर्तमान में अंधेरा ही क्यों न हो, और यही सोच हमें तनाव से लड़ने और मानसिक रूप से मजबूत रहने की ताकत देती है। आधुनिक समाज में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, सत्य और असत्य के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, वहां एज इफ सोच हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण देती है, यानी हम विचारों को उनके व्यावहारिक परिणामों के आधार पर अपनाते हैं, न कि केवल उनके परम सत्य पर। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में भी कई मॉड्यूल और थियरीज मानो सच मानी जाती हैं, भले ही वे अंतिम सच्चाई न हो, क्योंकि वे समस्याओं को हल करने और नई खोजों को दिशा देने में सहायक होती हैं। इस तरह आधुनिक जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों, निर्णय लेने की क्षमता हो या व्यक्तिगत मानसिक विकास, एज इफ सोच हमें ये सिखाती है कि सच्चाई की पूर्णता की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि हम उपयोगी कल्पनाओं के सहारे आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन की अनिश्चितताओं में यही दृष्टिकोण हमें स्थिरता, साहस और सफलता दिला सकता है। आलोचना और सीमाएं।
हैंस वाहिंगर के एज इफ दर्शन की आलोचना और सीमाएं तब सामने आती हैं जब इसके आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सोच हमें अंततः निहिलिज्म यानी जीवन के अर्थ और मूल्यों के पूर्ण निषेध की ओर धकेल देती है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी कई मान्यताएं और विचार महज कल्पनाएं या उपयोगी फिक्शंस हैं, तब ये भय पैदा होता है कि कहीं हम वास्तविकता, सत्य और नैतिकता के महत्व को ही न खो दे। उदाहरण के लिए आलोचक कहते हैं कि यदि हम ये मान लें कि ईश्वर, आत्मा, न्याय या नैतिकता सब केवल मानो ही मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि सही गलत, नैतिक अनैतिक और न्याय अन्याय के बीच की रेखा मिट जाएगी और मनुष्य केवल उपयोगिता के आधार पर जीवन जिएगा, जिससे मूल्यों का ह्रास हो सकता है? इसके अलावा कई दार्शनिकों का तर्क है कि वाहिंगर का ये दृष्टिकोण सापेक्षवाद यानी रिलेटिविज्म को बढ़ावा देता है, जिसमें कोई भी विचार या मान्यता केवल इसलिए मान्य हो सकती है क्योंकि वो फिलहाल उपयोगी है, भले ही वो भविष्य में समाज को गलत दिशा में ले जाए। इस सोच की सीमा ये है कि ये स्थायी और सार्वभौमिक सत्य की खोज को गौण कर देती है, जबकि दर्शन का उद्देश्य सदियों से परम सत्य की तलाश करना रहा है। कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि ये दर्शन लोगों को आरामदायक झूठों में जीने की आदत डाल सकता है। जैसे अगर हम ये मान ले मानो सब कुछ ठीक है, जबकि असल में हम बड़ी समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं, तो ये मानसिक और सामाजिक प्रगति को रोक सकता है। साथ ही ये सोच राजनीति और सत्ता के संदर्भ में खतरनाक हो सकती है, क्योंकि शासक वर्ग अपने हितों के लिए लोगों को ये विश्वास दिला सकता है कि कुछ विचार या नीतियाँ उपयोगी हैं, जबकि असल में वे लोगों को भ्रमित कर रहे हों। एक और प्रमुख तर्क ये दिया जाता है कि ये दर्शन मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी दृष्टि से मनुष्य को असमंजस में डाल देता है, क्योंकि यदि जीवन के बड़े सवाल जैसे ईश्वर, आत्मा, नैतिकता सब मानो ही सही है, तो जीवन का कोई ठोस आधार नहीं बचता और मनुष्य अस्तित्वगत संकट का शिकार हो सकता है। हालांकि वाहिंगर के समर्थक ये कहते हैं कि ये दर्शन निहिलिज्म की ओर नहीं बल्कि व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म की ओर ले जाता है, क्योंकि इसका मकसद सत्य को नकारना नहीं बल्कि ये बताना है कि व्यावहारिक जीवन में हमें कई बार ऐसे सिद्धांतों पर भरोसा करना पड़ता है जो भले ही अंतिम सत्य ना हो, पर वे हमें जीने, सोचने और आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। फिर भी आलोचकों का मानना है कि ये सोच अगर अति पर चली जाए तो लोग वास्तविकता से भागने लगेंगे और जीवन को केवल कल्पनाओं पर टिका देंगे, जिससे समाज में स्थिरता, नैतिकता और उद्देश्य का संकट हो सकता है। इस प्रकार एज इफ दर्शन की सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, और अगर सावधानी से ना अपनाया जाए तो ये मनुष्य को सापेक्षवाद, नैतिक अनिश्चितता और अस्तित्वगत शून्यता की ओर धकेल सकता है। इसलिए आलोचकों का मानना है कि इस दर्शन को समझते और अपनाते समय हमें ये स्पष्ट रखना होगा कि इसका उद्देश्य सत्य को नकारना नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी मान्यताओं की भूमिका को समझाना है, ताकि हम कल्पनाओं के सहारे आगे बढ़ें पर वास्तविकता और मूल्यों की जड़ें मजबूत बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था हंस वाइहिंगर के एज इफ दर्शन का गहराई से किया गया विश्लेषण, जिसने हमें ये समझने में मदद की कि हमारी जिंदगी में कई मान्यताएं और विचार भले ही अंतिम सत्य ना हो, फिर भी वे हमें जीने, सोचने और आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। ऐसे ही और भी बेहतरीन किताबों और विचारों की दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल बुक बीन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका हर विचार हमारे लिए एक नई किताब की तरह है जिसे हम पढ़ना और समझना चाहते हैं।